अपने भाई के वोट की तरफ जाती है। जैसे ही वह रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है तो वहां उसे अपना भाई नहीं दिखता। अपने भाई को वहां न पाकर आराध्या थोड़ी घबरा जाती है। वह उसे ढूंढने लगती है, आसपास के लोगों से पूछने लगती है। तो बाकी के पेशेंट उसे बताते हैं कि थोड़ी देर पहले कुछ डॉक्टर उसके भाई को ले गए। यह सुनकर आराध्या तुरंत कमरे से बाहर जाती है। तभी उसे एक नर्स मिलती है। वह नर्स से पूछती है, क्या अभी इस कमरे में आदि मिश्रा नाम का पेशेंट था? उसे कहाँ ले जाया गया है, किस लिए? जिस पर वह नर्स जवाब देती है, मैडम, उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया है। ये सुनकर आराध्या बिना सोचे समझे ऊपर के कमरे की तरफ भाग जाती है। जब वह ऊपर पहुंचती है तो ऊपर के फ्लोर देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ऊपर का फ्लोर वीआईपी रूम था। वहां के पेशेंट रूम किसी होटल रूम से कम नहीं लग रहे थे। उसे फ्लोर पर एक डॉक्टर मिलता है जो उसके भाई को अटेंड कर रहा था। उसने जब आराध्या को देखा तो आराध्या ने भी उसे देख लिया। आराध्या तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसने पूछा, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा भाई कहाँ है? अचानक उसे उस कमरे से क्यों बाहर लाया? क्या पैसे कम पड़ गए? मैं और पैसे भर दूंगी। आप मेरे भाई को ऐसे बाहर मत निकालिए। बस, घबराहट में वह बोले जा रही थी। यह देखकर डॉक्टर ने कहा, आराध्या, पहले मेरी बात सुनो। हमने आपके भाई को बाहर नहीं निकाला है, बल्कि उन्हें अपग्रेड करके इस वीआईपी फ्लोर पर रखा गया है। कुछ देर पहले अस्पताल को इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपके भाई को इस फ्लोर पर शिफ्ट करके उन्हें बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज देने के लिए। उसकी बात सुनकर आराध्या हैरान हो जाती है। यह सब किसने किया और क्यों किया? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता, बस हमें दिन से ऑर्डर मिला था, हमने वही फॉलो किया। और एक गुड न्यूज है, कल सुबह ही आपके भाई का ऑपरेशन होने वाला है। अब उनका इलाज वो कोलकाता वाला डॉक्टर नहीं करेगा। यह सुनकर आराध्या, जो पहली बात सुनकर खुश हो गई थी, दूसरी बात सुनकर घबरा जाती है। डॉक्टर, मेरे भाई का ऑपरेशन क्यों नहीं करेंगे? आपने तो कहा था कि ऑपरेशन है, फिर वह डॉक्टर नहीं है तो ऑपरेशन कैसे होगा? उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहते हैं, आराध्या, रिलैक्स, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर रिएक्ट करो। मेरे कहने का मतलब है, अब तुम्हारे भाई का ऑपरेशन कोलकाता वाला डॉक्टर नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सक्सेसफुल रेट रखने वाले डॉक्टर जो इस वक्त फॉरेन में थे, उन्हें बुलाया गया है। वह कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे और सारे चेकअप करके कल दोपहर तक तुम्हारे भाई का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब तक जो तुम्हारे भाई के ठीक होने के 85% थे, अब इस डॉक्टर की वजह से वह 100% हो गए हैं। क्योंकि ये डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक जो भी सर्जरी की है वह हमेशा 100% सक्सेसफुल रही है। इसलिए खुश हो जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में अब उसका भाई बचेगा, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसका भाई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। यह सब सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर उसे कंधे पर हल्का सा थपकी देते हुए कहते हैं, अब हिम्मत मत हारो। इतने दिन इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, उसका आज फल मिला है। तुम्हारा भाई जल्दी ठीक होने वाला है, इसलिए खुद को स्ट्रांग बना समझी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं डॉक्टर ने बताए हुए कमरे की तरफ आराध्या अपने कदम बढ़ाती है। वह एक बड़े से कमरे के सामने आकर रुकती है और हिचकी लेते हुए दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही जैसे ही वह अंदर पहला कदम रखती है, पूरा कमरा देखकर शॉक हो जाती है। पूरा कमरा हॉस्पिटल के कमरे जैसा नहीं, किसी 5 स्टार होटल का रूम लग रहा था। एकदम लग्जरियस। पूरा कमरा बहुत एलिगेंट और लग्जरियस था। वहां पर उसका भाई एक बहुत बड़े बेड पर सो रहा था। उसके आसपास मशीनें थीं। एक नर्स उसकी सारी मशीन चेक कर रही थी, उसकी रिपोर्ट बना रही थी। एक तरफ सोफा रखा गया था, एक छोटा सा बेड रखा गया था, बाथरूम, वॉशरूम, एक छोटा सा कपबोर्ड। पूरे कमरे में हर एक फैसिलिटी थी जो किसी को भी नॉर्मल वार्ड में नहीं मिलती थी। आदि को चेक कर रही नर्स अपना काम करके कमरे से बाहर जाते हुए आराध्या को ग्रीट करके कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद करती है। आराध्या धीरे धीरे कदमों के साथ चलकर अपने भाई के पास आती है। इस वक्त उसका भाई बड़े से बेड पर आराम से सोया हुआ था। उसकी बैंडेज चेंज कर दी गई थी। आराध्या वहीं टेबल के पास बैठ जाती है, धीरे से अपने भाई का हाथ अपने हाथ में लेती है और उसे चूमकर अपने गाल से लगाते हुए कहती है, सुना तुमने बच्चा, कल तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम ठीक होने वाले हो,
तुम फिर से आंखें खोलोगे, फिर से पूरा दिन दीदी 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 कहकर मुझे बुलाओगे। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहती है, तुम्हारे मुंह से दीदी सुनने के लिए, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारी शरारत देखने के लिए, तुम्हें दांतों के लिए तरस गई हूं आदि। अब और मत सताना, जल्दी से ठीक होना। यह कहकर वह वहीं अपने भाई को देखते हुए कब वहां कर सो जाती है, उसे ही पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ होटल से बाहर आते हुए राघव अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। फोन पर बात होने के बाद वह देव की कार में बैठ जाता है। देव इस वक्त बैक सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर आर्यन बेड टाइम और पीछे देव की तरफ देखकर कहता है, सर, सारी अरेंजमेंट हो गए हैं। मिस आराध्या के भाई का ऑपरेशन कल दोपहर तक शुरू हो जाएगा। डॉक्टर और उसकी टीम सुबह ही पहुंच जाएगी। पहले उसके भाई का सारा टेस्ट वगैरह होगा और उसके बाद दोपहर में ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। देव कुछ नहीं कहता। वह अभी अपने मोबाइल पर मेल चेक कर रहा था। वह बस हम में जवाब देता है। वही देव का सवाल सुनकर राघव नाम से शरीर आता है, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर उनकी गाड़ी का काफिला वहां से होते हुए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद देव का काफिला एक बहुत बड़े विला के सामने आकर रुकता है। विला दिखने में काफी लग्जरियस, मॉडर्न था और काफी बड़ा भी था। उसे चारों ओर से बॉडीगार्ड्स ने घेरा हुआ था। जब वह लोग देव की गाड़ियों को आता हुआ देखते हैं तो गेट पर खड़े बॉडीगार्ड जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं और गाड़ियां अंदर दाखिल होती हैं। वही देव की कार एकदम विला के गेट के सामने आकर रुकती है और बाहर खड़ा बॉडीगार्ड जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही देव और राघव बाहर आते हैं। फिर देव राघव की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भी घर जाओ। अब इतना कहकर वह सीधा अपने विला के अंदर चला जाता है। इस वक्त विला में कोई नहीं था। दरअसल देव को बिल्कुल भी अपने आसपास लोग पसंद नहीं थे, इसलिए जब तक वह विला में रहता तब तक घर में किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। विला के अंदर आकर सीधा सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर बने अपने कमरे में चला जाता है। दरवाजा खुलते ही एक बहुत शानदार ब्लैक कलर के थीम पर रखा गया कमरा दिखाई देता है। वहीं बेड के ऊपर उसकी एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी, जिसमें वह काफी हॉट लग रहा था। कमरे के अंदर जाकर देव लाइट ऑन करता है, अपना कोट निकालकर वही साइड रखे सोफे पर वॉशरूम चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद नहाकर वह कमरे पर एक टॉवल लपेटकर बाहर आता है। इस वक्त उसके बाल भीगे हुए थे और उसके पूरे बॉडी पर पानी की कुछ बूंदें थीं, जो लाइट में किसी मोती की तरह चमक रही थी। उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील दे रही थी। उसकी आदत थी ऐसे ही सोने की, इसीलिए वह सीधा ऐसे ही बेड पर जाकर सो जाता है जैसे कि वह पेट पर लेटता है और अपनी आंखें बंद करता है। उसे अचानक अपनी आंखों के सामने आराध्या का चेहरा दिखाई देने लगता है। उसके वह गुलाबी नरम हाथ, उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें, उसका वह क्यूट सा चेहरा, उसके वह लंबे बाल जिन्हें उसने छोटी में पेनट किया हुआ था। उसकी वह बार बार उसके बालों को छू रही थी, उसे परेशान कर रही थी। उसकी हर एक हरकत, उसकी बातें, यह सब देव के दिमाग में रिपीटेड मोड पर घूमने लगती है। तभी एक झटके से देव अपनी आंखें खोलता है और एक तक सामने ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। वह सोचता है, यह क्या हो रहा है? मुझे उस लड़की के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मिस्टर अदरक, मेरा नाम लड़की नहीं, आराध्या है। और पता नहीं क्यों, पर आराध्या का यह नाम सोचकर उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ जाती है। काफी इंटरेस्टिंग हो तुम, ध्या। तुम्हें जानने में मजा तो आने वाला है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक अजीब सी विसल की धुन बजाने लगता है, जिससे बहुत क्रिपी और डरावनी वाइब आ रही थी। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। आराध्या की आंख अचानक खुली। पूरी रात वह अपने भाई आदि का हाथ थामे उसी कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई थी। आंख खुलते ही उसकी पहली नजर बेड पर लेटे अपने भाई पर गई। आदि अभी भी बेहोश था। वह काफी ज्यादा कमजोर और लाइफलेस हो गया था, जिसे देखकर हमेशा से आराध्या के दिल में एक दर्द सा उठता था। जो लड़का हमेशा सुबह शाम दीदी, यह दीदी, वह करके उसे परेशान करता था, मस्ती करके उससे गुस्सा दिलाता था, अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से उसका गुस्सा भी शांत कराता था, वह आज इस तरह बेजान पड़ा हुआ है।
यह सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछकर उसकी तरफ देखती है। फिर आराध्या ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। बस आज का दिन और, आदि, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू वापस मेरे पास आ जाएगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। 2 नर्स और 3 डॉक्टर अंदर आए। गुड मॉर्निंग, मिस आराध्या। आराध्या तुरंत खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, सब ठीक है ना? जिस पर डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, जी, बिल्कुल सब ठीक है। मैं तो बस आपको यह बताने आया था कि फॉरेन डॉक्टर की टीम एयरपोर्ट से निकल चुकी है। 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी और अब आपके भाई की सर्जरी वही करेंगे। और एक बार अगर इन डॉक्टर ने आपके भाई की सर्जरी कर ली तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके भाई को ठीक होने से कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। उसके अंदर बहुत से इमोशंस चल रहे थे जिससे वह बयान भी नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब अगर वह डॉक्टर उसके भाई का इलाज करेंगे तो उसका भाई बहुत जल्द पहले जैसा हो जाएगा। आज उसके भाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। अपने भाई के ठीक होने के बारे में सोचकर उसकी आंखें खुशी से नम हो गई थीं। करीब 8 बजे पूरे अस्पताल में अचानक हलचल बढ़ गई। कॉरिडोर में सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हो गए थे। कुछ इम्पोर्टेंट इमरजेंसी केस को छोड़कर बाकी सभी लोगों को भी वहां पर रोकने की अनुमति नहीं थी। इस वक्त वहां पर सिर्फ कुछ सीनियर डॉक्टर बार बार अपने टैबलेट और फाइल्स चेक कर रहे थे। आराध्या यह सब देखकर हैरान थी। तभी बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह बाहर निकली और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। करीब 10 लोगों की एक मेडिकल टीम उसकी तरफ बढ़ रही थी। सभी के गले में आईडी कार्ड लटके हुए थे। बीच में लगभग 50 साल के एक विदेशी डॉक्टर चल रहे थे। उनके साथ अस्पताल के डायरेक्टर और कई सीनियर सर्जन मौजूद थे। फॉरेन से आए डॉक्टर वहां मौजूद सभी सीनियर डॉक्टर और डायरेक्टर से मिलते हैं और फिर डॉक्टर उन्हें आराध्या की तरफ ले आते हैं। डॉ विल्सन आराध्या की तरफ देखकर कहते हैं, मिस आराध्या, मैं डॉ रिचर्ड विल्सन। आराध्या ने नाम सुना लेकिन पहचान नहीं पाई। बगल में खड़े डॉक्टर ने धीरे से कहा, मिस आराध्या, ये दुनिया के टॉप न्यूरो ट्रॉमा स्पेशलिस्ट्स में से एक है। यह सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत हाथ जोड़ दिए। नमस्ते डॉक्टर। डॉ विल्सन मुस्कुरा दिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आराध्या ने आंखों से कहती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। इतना कहते कहते ही आराध्या की आंखें भर आईं। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम यहाँ उसी के लिए आए हैं। इसके बाद शुरू हुआ टेस्ट्स का सिलसिला। एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, नर्व रिस्पॉन्स टेस्ट, हार्ट चेकअप, फेफड़ों की जांच। करीब 4 घंटे तक लगातार टेस्ट होते रहे। आराध्या पूरे समय बाहर बैठी रही। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। हर गुजरता मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। करीब 11:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस रूम में सभी डॉक्टर जमा हुए। अंदर बड़े स्क्रीन पर आदि की रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी। आराध्या को भी अंदर बुलाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉ विल्सन स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोले, मरीज की हालत गंभीर है लेकिन उम्मीद से बेहतर है। सभी डॉक्टर सिर हिलाने लगे। फिर एक भारतीय सर्जन बोला, अगर और इंतजार किया गया तो रिस्क बढ़ सकता है। आई एग्री डॉ विल्सन ने कहा, ऑपरेशन इमीडिएटली करना होगा। आराध्या का दिल बैठ गया। मतलब आज ही? जी, अभी जितनी जल्दी हो सके। आराध्या की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए वह घबराते हुए पूछती है, डॉक्टर, कोई खतरा तो नहीं है? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर डॉ विल्सन बोले, हर ऑपरेशन में खतरा होता है। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम्हारे भाई के ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सच? यस। आराध्या की आंखों में उम्मीद लौट आई। तो फिर ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर, क्या तुम तैयार हो? अगर इससे मेरा भाई बच जाएगा तो मैं तैयार हूं। उसने कांपते हाथों से कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। दोपहर के करीब 4 बजे आदि को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। आराध्या उसके साथ साथ चल रही थी। हालांकि आदि अभी बेहोश था लेकिन फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचकर स्ट्रेचर रुक गया। नर्स ने कहा,
मैडम, अब हमें अंदर जाना होगा। आराध्या की आंखें भर आईं। वह झुककर अपने भाई के माथे को चूमती है। जल्दी वापस आना, बच्चा। दीदी इंतजार करेगी। उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ सेकंड बाद स्ट्रेचर अंदर चला गया और भारी दरवाजा बंद हो गया। थक। बस उसी आवाज के साथ आराध्या का दिल जैसे वहीं अटक गया। घंटे गुजरने लगे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। आराध्या वहीं बैठी रही। उसने पानी तक नहीं पिया। बार बार उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट पर जा रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। अस्पताल की भीड़ कम होने लगी, लेकिन आराध्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। करीब 8 बजे वह टूटने लगी थी। भगवान, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरा भाई ठीक कर दो। वह हाथ जोड़कर रो रही थी। रात के 9:30 बजे ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा एक बार खुला। एक नर्स बाहर निकली। आराध्या तुरंत उसके पास भागी। कैसा है मेरा भाई? ऑपरेशन अभी चल रहा है मैडम। सब ठीक तो है? इतना कहकर नर्स चली गई, लेकिन आराध्या का दिल अभी भी नहीं मान रहा था। रात के करीब 10:55 पर अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाल लाइट बंद हो गई। आराध्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी सांसें रुक गईं। अगले ही पल दरवाजा खुला और एक एक करके डॉक्टर बाहर आने लगे। सबके चेहरे पर थकान थी और उनके माथे पर पसीना था। सबसे आखिर में विल्सन बाहर आए। आराध्या दौड़कर उनके सामने पहुंची। डॉक्टर, मेरा भाई। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड तक डॉक्टर उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। एक पल के लिए आराध्या को लगा उसने गलत सुना है। क्या तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है? बस इतना सुनना था कि उसकी आंखों से आंसुओं की घड़ी लग गई और वह वहीं रो पड़ी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आपने मेरा भाई वापस दे दिया। वह बार बार डॉक्टर का धन्यवाद कर रही थी। डॉ विल्सन हल्के से मुस्कुराए। अब बाकी काम तुम्हारी दुआओं का है। कुछ घंटों में उसे आईसीयू से कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। करीब रात 11:30 बजे आदि को वापस उसी वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। आराध्या दरवाजे के पास खड़ी थी और उसकी आंखें लगातार अपने भाई पर टिकी हुई थीं। अब उसके सिर पर नई ड्रेसिंग थी और कई मशीनें अभी भी लगी हुई थीं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वह जिंदा था और खतरे से बाहर था। आराध्या धीरे से उसके पास बैठ गई। उसने कांपते हाथों से उसके बालों को सहलाया। तुम जीत गए बच्चा, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। अब हम दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह उसके हाथ को अपने गाल से लगाकर बैठी रही और कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वह चौंक गई। किसका आया था कॉल? जिसे देखकर आराध्या चौंक गई। और क्या होने वाला है आगे, यह जानने के लिए बने रहिए। और अरे, स्टोरी को बहुत सारा प्यार।